ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। जी धन्यवाद भैया। सभी को नमस्ते, सुप्रभात, हरिहर। बाबा जी को वंदन करती हूँ, बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और योगेश भैया के प्रति आदर भाव व्यक्त करती हूँ। मानवीय शिक्षण शोध संस्थान ग्राम परडा अंतर्गत परिवार सहज अभ्यास केंद्रित ऑनलाइन 10 वर्षीय पठन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम इस सप्ताह में विधि दीदी से अभ्यास दर्शन इस पुस्तक पर प्रस्तुतियां सुन रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के सत्र में मैं विधि दीदी को निवेदन करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति रखे। विधि दीदी। नमस्ते सभी को। जी नमस्ते दीदी, आज के सत्र में आपका स्वागत है। नमस्ते, आज पहले ही ज्वाइन हो गई थी। बताइए और कैसा रहा? कुछ जिज्ञासा बनी, कोई प्रश्न बने पिछले कल की प्रस्तुति से? कोई जिज्ञासा? नमस्ते। हाँ, सभी को नमस्ते। नमस्ते। दीदी, कल शाम के चर्चा में हमारे ग्रुप में हमें थोड़ी सी जिज्ञासाएं बनी। हमने अभ्यास दर्शन पर ही चर्चा की, तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है व्यंजनीयता, जो उसमें बताया है, तो व्यंजनीयता के बारे में हमें थोड़ी स्पष्टता चाहिए थी। जी, बढ़िया। तो देखिए, जब हम पहले चैप्टर में व्यंजनीयता की बात कर रहे हैं, तो उसका जो उद्देश्य है, हमने कल ये चर्चा करी थी कि वो अस्तित्व को ध्यान में रख के अपन बात कर रहे हैं, है ना? तो अस्तित्व है, सहअस्तित्व है। इस अस्तित्व में मेरा भी अस्तित्व है। मेरा भी अस्तित्व है, मतलब मैं अस्तित्व से अलग नहीं। अब अस्तित्व, सह अस्तित्व का कोई मुझ पे प्रेरणा हमेशा पड़ा ही हुआ है। तो मैं कौन हूँ? तो मैं जो हूँ बल और शक्ति हूँ। मैं बलशाली हूँ, अक्षय बलशाली हूँ, अक्षय बल शक्ति हूँ।
ठीक है। तो अपन यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जब भी हम सहअस्तित्व अस्तित्व का अध्ययन करते हैं, तो क्योंकि मैं अस्तित्व से अलग नहीं हूं, मैं प्रेरित होती हूँ। मैं यानी जीवन। ठीक है। जीवन मतलब स्थिति क्रिया, गति क्रिया, अध्ययन से कैसे जोड़ा दीदी? हम अध्ययन तो सहअस्तित्व का ही कर रहे हैं ना। जी। तो हम अलग तो नहीं है, अस्तित्व से तो हम अलग ही हैं, अलग नहीं है ना। जैसे अभी भी मान लो हम अध्ययन नहीं कर रहे, है ना, कोई भी व्यक्ति ने अध्ययन नहीं किया है, तो जब अध्ययन नहीं किया है तो क्या होगा, उस पे अस्तित्व का प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा है? पढ़ा है। पड़ा है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब मैं उसका अध्ययन करती हूँ, यानी जीवन का इन्वॉल्वमेंट कब आता है, जब हम बेसिकली उसका मूल्यांकन करने लगते हैं। अभी क्या हम मूल्यांकन नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जीवन जो है अध्ययन करने वाला जीवन है ना। और अध्ययन क्या कर रहे हैं, सहअस्तित्व का अध्ययन कर रहे हैं, और हम अस्तित्व है, हम अलग नहीं है। तो जब हम अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करना मतलब कि हम चीजों को एक एक करके देख रहे हैं, चीजों को संपूर्णता में देख रहे हैं, है ना। तो जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारा और अस्तित्व का एक अलाइनमेंट हुआ ना, एक सूत्रता बनी। तो उसको बेसिकली बोल रहे हैं इस जगह पे साक्षात्कार होना। तो व्यंजनीयता मतलब साक्षात्कार होना, हमारे ऊपर हमें वो चीज का जो जैसा है वैसा दिख जाना। तो अस्तित्व जैसा है वैसा दिख जाना। दिख जाना मतलब वैसा मूल्यांकित हो जाना। ठीक है ना। तो कुल मिला के वस्तु रूप में हम साक्षात्कार एक क्रिया है जो कि एक्टिव होने लगती है ना। आधा तुलन अपना एक्टिव होने लगता है। ये क्या है, ये एक तरह से प्रत्यावर्तन की क्रिया है। तो अभी क्या है, हमारा जो अभ्यास है, जो अभी हम नॉर्मली जब हम बोलते हैं कि मैं जीवन हूँ, शरीर चला रहे हैं, तो मुख्यतः मैं जो हूँ परावर्तन की क्रिया हूँ। मैं बाहर व्यक्त होने के लिए ही श्रम कर रही, है ना। पर अपने अंदर जो सेल्फ रिफ्लेक्शन की क्रिया है, अपने अंदर जो अपने में सोचने की क्रिया है, अपने में ध्यान देने की क्रिया है, वो हमारी, जब हम सत्य हमको अच्छा लगता है, सत्य को पढ़ना अच्छा लगता है, सत्य का हम तुलन करने लगते हैं, तो उस क्रम में जिसको हम साक्षात्कार बोल रहे हैं, हमारे ऊपर हमें ऐसा धीरे धीरे करके वो वस्तुएं दिखने लगती है, अस्तित्व दिखने लगता है। इसीलिए दिखने लगता है, ये प्रत्यावर्तन क्रिया इसलिए होती है क्योंकि हम अस्तित्व का ही एक भाग है ना। जब हम अस्तित्व का अध्ययन कर रहे हैं तो हम अलग नहीं है ना अस्तित्व से। तो अस्तित्व का जो प्रेरणा है वो हमें भी मिलेगा, पर वो किस फॉर्म में मिल रहा है, प्रत्यावर्तन के फॉर्म में मिल रहा है। तो जब भी हम व्यंजनीयता बोल रहे हैं, हम यहाँ पर एक तरह से जब हम समझने की क्रिया है, ये समझना, और इधर हो गया समझाना या करना। तो हमें एक विश्वास बनने लगता है कि हमें चीजें समझ में आ रही। ये जो चीजें समझ में आ रही हैं, इससे हम एक अच्छी पोजीशन पे जब पहुंचते हैं, अच्छी स्थिति पे पहुंचते हैं, स्थिर जगह पे पहुंचते हैं, तो 4.5 क्रिया को गाइड कर पाते हैं, 4.5 क्रिया को देख पाते हैं।
तो व्यंजनीयता एक तरह से उपलब्धि को मूल्यांकन करने की जगह है, उपलब्धि की जगह है ना। हमें एक उपलब्धि हुई, हमें एक सुख शांति को स्थिर करने की जगह बनी। मैंने बहुत सारे शब्द लिख दिए, आपको मेरी बात पहुंच रही है? जी जी जी। स्पष्ट हो रही है या और भी इसमें पूछे कैसे आप, और आप लोग ने क्या चर्चा करी तो किस तरह से आप लोग और देख रहे हैं? जी, वही जो बुक में है दीदी, व्यंजनीयता के बारे में वही पढ़ा हमने और वो हाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया। हाँ, तो अभी मैंने जो रखा इसमें कुछ आप समझ पा रहे हैं या मैं इसमें और रखूं, क्या आप चाह रहे हैं? नहीं, सफिशिएंट है दीदी, ठीक है। सफिशिएंट है, ओके, जी। ठीक है। उसमें ठीक है, दीदी हमने पढ़ा था, हाँ, व्यंजनीयता ही दर्शन क्षमता एवं अनुभव ही आनंद है। हम्म दर्शन क्षमता मतलब साक्षात्कार, हम्म। ये ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो हम रख रहे हैं कि ये साक्षात्कार है, ये है, असल में हमारा ध्यान जब हम पठन कर रहे हैं, हमारा ध्यान इस पे जाना चाहिए कि हमारे अंदर एक प्रत्यावर्तन की क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही। कुल मिला के बात इतनी है, मतलब अंतर नियोजन की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जब हम ऐसा हम्म बोलते हैं कि ये है ना, तो हम्म भाई बोध है कि साक्षात्कार है ना। तो मुख्य बात हमको अपने अंदर कितना हम देख पा रहे हैं, है ना। तो हम्म कुल मिला के व्यंजनीयता शब्द से ध्यान प्रत्यावर्तन की तरफ जा रहा है, पहली बात, है ना। और परावर्तन एक क्रिया है, एक एक चीज है जिससे परावर्तन होता है, और प्रत्यावर्तन से मेरे में बल डेवलप होता है। तो जब भी हम बोलते हैं कि हमको साक्षात्कार हुआ, बोध हुआ, ये क्रिया है, पर ये मनोबल, वृत्ति बल, चित्त बल, बुद्धि बल, आत्मबल डेवलप होना अपने आप में वो प्रमाण देता है कि हाँ, मुझ में व्यंजनीयता हुई, है ना। तो क्रिया हम्म होना एक चीज है, पर उसका जो बल मुझ में आना, मनोबल मेरे में है कि नहीं, मनोबल स्थिर हुआ कि नहीं हुआ, मेरे में वृत्ति बल है, तो ये प्रत्यावर्तन की जो क्रिया है, इसको हमको बेसिकली जीते हुए हम जैसे जैसे अध्ययन कर रहे हैं, हमको ध्यान देना है कि कितना अनुपात में हम अंतर नियोजन प्रत्यावर्तन पे कितना हमारा ध्यान जा रहा है, और हमारा जो परावर्तन है उस पे हमारा कितना कितना समय हमारा उस पे जाता है। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ज्यादातर हम बाहर जो है परावर्तन में ज्यादा समय उसमें रहते हैं, बहुत ज्यादा अनुपात में, है ना। और समझने वाला जो जगह है ना, जब हम समझते हैं तो उसका एक फल है जिसको हम बोल रहे हैं व्यंजनीयता, है ना। मतलब समझने की जो उपलब्धि है, तो समझना हम्म किस किस जगह पे होगा। समझना किसी के लिए हो सकता है कि मन लगना ही उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है ना। किसी के लिए भाई कुछ हम्म निष्कर्ष बन गए तुलन पे, तो उससे भी एक, तो कुल मिला के हमारा जो स्थिति क्रिया बल की जगह पे हमारा जितना भी उपलब्धियां होती हैं, है ना, तो उसको हम पहचान कैसे पाएंगे कि व्यंजनीयता है? हम ऐसा पहचान पाएंगे कि हम जिस भी जगह खड़े हैं हम उससे आगे बढ़े, है ना। तो हमें दिखा कि हाँ, हमको कोई उपलब्धि दिखनी चाहिए, तो उपलब्धि दिखना, उसका मूल्यांकन होना, उसके लिए हमारा जो स्थिति बढ़ रहा है, और साक्षात्कार की जगह पे कोई एक जगह पे हम उस उपलब्धि को देख पा रहे हैं, बोध की जगह पे, और वो जो उपलब्धि है मुझ में स्थिर हो रही, अनुभव में आते आते उपलब्धि जो है वो निरंतर हो गई, है ना। तो प्रत्यावर्तन जो हो रहा है, व्यंजनीयता उस उपलब्धि का मूल्यांकन है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, परावर्तन में हम प्रक्रिया में जा रहे हैं, है ना। हम प्रक्रिया में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, है ना। हम चीजों को
मनाकर साकार कर रहे हैं, है ना। पर यहाँ पर हम मनाकर साकार तो नहीं कर रहे हैं। जो व्यंजनीयता शब्द है वो मनाकर साकार को इंडिकेट नहीं कर रहा है। व्यंजनीयता शब्द जो है वो प्रत्यावर्तन को इंडिकेट कर रहा है, और प्रत्यावर्तन उपलब्धि सेंट्रिक है ना। तो ये जो उपलब्धि है, ये उपलब्धि मान लीजिए हमको अच्छी लगी, हमें लग सकता है कि व्यंजनीयता है, पर वो बेसिकली आस्वादन क्रिया हो सकती है ना। उपलब्धि हमको तार्किक रूप में स्वीकार हो गई, वो भी हमको व्यंजनीयता जैसा लग सकता है ना। तो इस पर भी हमारा ध्यान जाए कि नहीं ठीक है, हमारी स्थिति थोड़ी और बेहतर हुई। वही उपलब्धि हमारी साक्षात्कार हो गई। साक्षात्कार मतलब उस जगह पे हम उस चीज को, उसका मूल्यांकन कर पा रहे हैं, उस उपलब्धि का। तो इस तरह से व्यंजनीयता जो है ना, अपना जो दर्शन इसे इस जगह पे अपन इसको जो प्लेस करेंगे, जो क्षमता वाले भाग है, तो व्यंजनीयता साक्षात्कार से शुरू होकर बेसिकली यहाँ पर बोध अनुभव तक जा रही है। उसमें आप दर्शन क्षमता को इंडिकेट कर रहे कि ठीक है, दर्शन क्षमता मतलब जो जैसा है उसको वैसा देख लिया, साक्षात्कार हो गया, है ना। पर असल में असल दर्शन क्षमता अनुभव के बाद ही है। तो इसको भी हमको थोड़ा ध्यान देना होगा कि हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो अनुभव गामी विधि से कुछ चीजें घटित हो रही हैं, अनुभव मूलक विधि से दर्शन क्षमता किसको बोल रहे हैं, ये एक दूसरी बात है ना। तो इसलिए इस चैप्टर में हमको फोकस ये करना है कि अस्तित्व जो है उसका जो मेरे पे एक प्रकटन मेरे पे बना हुआ है, और मैं उसमें से कितना ग्रहण कर पा रहा हूँ, वो एक देखने का बात है। ये फोकस है ना। क्योंकि हमने जब अभ्यास दर्शन स्टार्ट किया था तो हमने क्या बात करी थी कि इसमें हमेशा आपको दो प्रकार से दिया जाएगा, अभ्यास अनुभव के पहले और अभ्यास अनुभव के बाद। तो उसको हमको ध्यान रखना है ना। इसीलिए दर्शन क्षमता हम उस शब्द को उपयोग कर रहे हैं इस जगह के लिए, साक्षात्कार के लिए। बोध अनुभव के बाद किस तरह से उपयोग हो रहा है, अनुभव के पहले किस तरह से हो रहा है, इसको हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी हम बात इतनी कर रहे हैं कि अनुभव के पहले अगर हम उसको इस वाक्य को देखना चाहें, ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ, ये अनुभव, ये जो लाइन है ना, ज्ञान अवस्था की निर्भर इकाई में व्यापक सत्ता में संप्रक्त प्रकृति अविभाज्य है, यही सहअस्तित्व में अनुभव ज्ञान एवं प्रकृति दर्शन प्रसिद्ध है। इसी में आप बात कर रहे हैं? नहीं, इसी की बात कर रहे हैं आप इसके पहले? हाँ जी? नहीं दीदी, नहीं। अच्छा, कौन सी लाइन पे बात करें? फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज। हाँ, फर्स्ट पेज ही मैं पढ़ रही हूँ। एक ही तो पेज है। व्यंजनीयता ही हाँ, व्यंजनीयता ही दर्शन दर्शन क्षमता क्षमता। एवं अनुभव ही आनंद है ना। हाँ व्यंजनीयता हाँ एवं व्यंजनीयता ही संवेदना है। तो हाँ, अपन उसके यहाँ ऊपर पर, का आपने पढ़ा। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, इसीलिए मैंने आपको रखा कि इसमें हम, अब देखिए, अनुभव व्यंजनीयता ही दर्शन क्षमता एवं अनुभव ही आनंद है ना। तो इसको हमको दो तरह से पढ़ना है कि अनुभव के पहले क्या स्थिति रहेगी और अनुभव के बाद, है ना। जैसे हम बोल रहे हैं कि साक्षात्कार को हम चिंतन नाम दे रहे हैं, है ना, अनुभव के बाद। तो अनुभव जी हो गया, उसके बाद हम प्रमाण का बात कर रहे हैं, है ना, आनंद की बात कर रहे हैं, और अनुभव के बाद उसका कैसा दर्शन क्षमता होगा, है ना। तो बोध, संकल्प पूर्वक साक्षात्कार, साक्षात्कार पूर्वक, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो जी इस लाइन को हमको अनुभव के पहले एक स्टडी करना है, इसी लाइन को अनुभव के बाद का भी स्टडी करना है, दोनों विधि से। ठीक है। तो अगर ये लाइन जब हम बोलेंगे तो क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, आप पीछे देखेंगे तो इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट अभ्युदय को लेकर है ना, कि पूरे अस्तित्व में परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र, है ना, वहां तक उसका इम्पैक्ट है ना। तो इसको हम, इस लाइन को हमको
अपने लिए उपयोगी कितना हो रहा है, तो हमारे लिए उपयोगी ये हो रहा है कि अभी मैंने जितनी बात रखी वो अनुभवगामी विधि रखी है ना, अनुभव के लिए हम लगे हैं और फिर हम इस लाइन को हम पढ़ रहे हैं। और एक हो गया कि हमें अनुभव हो गया, उसके बाद फिर हम इस लाइन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? जी 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 जी। तो अनुभव के बाद अनुभव जब उतर कर आ रहा है तो फिर वो बुद्धि में संस्कार के रूप में स्थिर हो रहा है ना, और संस्कार पूर्वक फिर हम पूरे संसार को देख रहे हैं। तो अनुभव के बाद एक तरह से आएंगे तो दर्शन क्षमता आपकी यहाँ से शुरू हुई है ना, बोध संकल्प पूर्वक साक्षात्कार है ना। तो जब हम अनुभव के बाद बोल रहे हैं तो एक तरह से जिसको हम बोल रहे हैं, आत्मा बुद्धि को देखती है, बुद्धि चित्त को देखता है, चित्त वृत्ति को देखता है, वृत्ति मन को देखता है। तो उसको यहाँ पर बेसिकली दर्शन क्षमता बोल रहे हैं। दर्शन क्षमता मतलब ये नहीं कि ये बुद्धि की बात कर रहे हैं, साक्षात्कार का बात कर रहे हैं। दर्शन क्षमता एवं अनुभवी आनंद है ना। तो अनुभव का प्रमाण ही आनंद है, और उस समय आत्मा जो है पूरी तरह से बुद्धि का मूल्यांकन करने की क्षमता है, बुद्धि जो है वो चित्त का मूल्यांकन करने की क्षमता है, उसी को दर्शन क्षमता बोल रहे हैं, है ना। तो दर्शन क्षमता मतलब कि मन जो है वृत्ति को देख रहा है, पूछ रहे हैं, है ना, अनुभव कर रहे हैं, और वृत्ति मन का मूल्यांकन कर रही है। वृत्ति चित्त का की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, चित्त जो है वृत्ति का मूल्यांकन कर रही है, दर्शन कर रही है। चित्त जो है बुद्धि की ओर उन्मुख हो रहे हैं, बुद्धि चित्त का दर्शन कर रही है, और बुद्धि आत्मा की ओर उन्मुख हो रहे हैं, और आत्मा बुद्धि का दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो दर्शन क्षमता पूरे जीवन के अर्थ में है ना। आत्मा को अनुभव हुआ, वहां से लेकर दर्शन क्षमता उसका फलन है। लेकिन जब मैं बात जो शुरू में करी थी कि अनुभव के पहले, है ना, अनुभव के पहले हमको, जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो अनुभव के पहले हमें अनुभवी आनंद है, ये एक तरह का वो दिखता है कि हाँ ये जगह पे हमको पहुंचना है। और दर्शन क्षमता फिर हमारे लिए फिर ये है कि प्रत्यावर्तन हो जाए, हमें समझ में आ जाए चीजें, हमारा ध्यान जो बाहर की ओर है, उन्मुख है, परावर्तन की तरफ है, वो थोड़ा सा हट के इस पे भी ध्यान जाए कि इसका भी अनुपात बढ़े, है ना। तो ये अनुभव के पहले हम इसको इस तरह से ले रहे हैं। एक तात्विक रूप में इसका मतलब बिल्कुल अनुभव के बाद एकदम सटीक। दीदी नेक्स्ट पेज पे आता है व्यंजनीयता ही संवेदना है। इस मेरे तो एक ही पेज में है। आप लोग नहीं कोई नहीं दूसरी आगे बुक है ले ना, रहे हैं? नहीं नहीं एक ही पुरानी पेज बुक है ये में तो, तो फर्स्ट उसी पे पेज में होगा एक ही ना, पेज है। हाँ बताइए उसी पे बताइए। होगा ना, हाँ जी व्यंजनीयता बताइए। एवं व्यंजनित्पादिता ही संवेदना है। हाँ हाँ जी, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? तो व्यंजनीयता संवेदना है मतलब नहीं, ये अभी हमने रखा ना कि ये जो आत्मा का जब इस पे प्रभाव पड़ रहा है ना, जब ये इसकी दर्शन क्षमता हो रही है, तो जीवन जो है वो संवेदना मतलब संवेदनशीलता है ना। संवेदनशीलता मतलब दर्शन की रोशनी में, संज्ञानीयता की रोशनी में संवेदनशीलता, है ना। तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि उसकी जो संवेदनशीलता की जो पराकाष्ठा क्या है, जिज्ञासा है ना। तो यहाँ पर संवेदना मतलब जो अल्टीमेट संवेदनशीलता है, अल्टीमेट संवेदनशीलता है मेरे अंदर जिज्ञासा, जीने के लिए मेरे अंदर एक मतलब मैं इसको जीना चाहती हूँ, सत्य को जीना चाहती हूँ, ऐसी मुझ में जिज्ञासा। इस जिज्ञासा से जब हम पढ़ते हैं ये जगह पे जिज्ञासा आई, है ना, तो इस संवेदना जो यहाँ संवेदना है, इस संवेदना से हमारे अंदर हम जब अध्ययन पठन सब करते हैं, उससे फिर हमारे अंदर
ये जो व्यंजनीयता है ये घटित होती है, साक्षात्कार होता है मुझे, है ना। तो चित्त की जगह पे उसको स्मरण में लेते हैं, जिज्ञासा करते हैं, उसको पढ़ते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो ये सारा हमारा जो श्रम है, इससे फिर हमारे अंदर व्यंजनीयता है ना, एवं व्यंजनेत पादीयता, उसका जो हम उसको अध्ययन करने के लिए पूरी तरह से हम योग्य हो गए, है ना। तो योग्यता के साथ ही व्यंजनीयता होएगी ना। मतलब अगर हमारे में योग्यता नहीं है, तो योग्यता अगर हम में डेवलप होती है, तभी हमको ये व्यंजनीयता उपलब्ध होगा, तभी हमको साक्षात्कार होगा, है ना। तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि संवेदना जो है वो उस लेवल की संवेदना हो, उस लेवल का हमको पीड़ा हो, उस लेवल की जिज्ञासा हो, है ना, जिससे हमें उस तरह का पूरा जो जीवन है हमारा 4.5 क्रिया है वो डेवलप होता है, वो उसकी वो योग्यता बनती है। इसीलिए उसको व्यंजनीय पादीयता बोल रहे हैं, और व्यंजनीयता उसी से फिर व्यंजनीयता होती है। इसको आगे इसको जी पढ़ सकते हैं। व्यंजनीयता ही जी अभ्युदय की कामना का आधार है। मन, वृत्ति, चित्त एवं बुद्धि में ही व्यंजित होने, व्यंजित करने की क्षमता व प्रक्रिया पाई जाती है। यही संस्कार व विचार क्षमता जी है ना। तो इसमें ये जुड़ता है दीदी पूरा, है, आपने जो बताया है उससे जुड़ता है ये पूरा पैरा। हाँ, क्योंकि व्यंजनीयता ऐसे हो नहीं जाएगी ना। हमने जो बात शुरू करी थी आज जहां से, कि हम सहअस्तित्व, मतलब हम भी अस्तित्व है, सहअस्तित्व में ही है, तो हम पे एज इट इज डायरेक्टली क्यों नहीं हो गया। हम डायरेक्टली व्यंजनीय हो जाना चाहिए ना हमको। भाई जैसे अस्तित्व है, अस्तित्व में एक तरह का एक सूत्रता है, हमारे अंदर नेचुरली आ जाना चाहिए। पर यहाँ बोल रहे हैं कि हमको उसके लिए कुछ श्रम करना पड़ेगा ना, कुछ मेहनत करनी होगी, कुछ पुरुषार्थ करना होगा, तब जाके ये व्यंजनीयता होएगी, तब जाके मुझे चीजें ना दिखने लगेंगी, है ना। तब मुझे कुछ समझ आएगा, कुछ चीजें दिखेंगी। तो बिना इस संवेदना के, बिना उस योग्यता को डेवलप करे, ये ऐसा घटित नहीं होगा, अपने आप नहीं हो जाएगा, है ना। जी ठीक है। जी 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 इसीलिए बढ़िया जी। जब भी हम बोल रहे हैं कि कोई चीज हम घटित हो रही है, तो ऐसा नहीं कि कोई मैजिक हो रहा है अस्तित्व से, है ना। उसके लिए हमारी योग्यता बढ़ती है, तो अपने आप हमको उसका एक इम्पैक्ट, हमारी स्थिति और स्टेबल हो जाती है, और हम स्थिर हो जाते हैं, है ना। जो मैंने रखा था ना, मन के स्तर पे, वृत्ति, फिर चित्त, ऐसे हम स्थिर होते जाते बिल्कुल दीदी बढ़िया। हैं। जी वैसे हम धन्यवाद। ऐसे एक एक चैप्टर लेंगे तो कल तक पूरा नहीं होगा। नहीं ठीक होगा है, नहीं रखिए, होगा, नहीं दीदी रखिए धन्यवाद, रखिए, आप आप आगे बात बढ़ रखिए। सकते हैं। नहीं नहीं, आप रखिए आगे बढ़ रखिए, सकते आपने और कोई चर्चा करी हो तो रख दीजिए, अभी तक मेरी हैं। नहीं बात नहीं, जो हुई। इतनी ही हाँ, चर्चा हुई दीदी, इतनी ही अच्छा चर्चा हुई। और अच्छा, व्यंजनीयता, ये इसी पर हमें प्रश्न आया। जी जी जी। और मैं ये रख रही थी कि जो 2 दिन से बात हुआ था, उस पे कुछ बात हुई आप लोग की, जो 2 दिन से बात हुई थी। जी कल हमने जो आपने सवेरे के सत्र में रखा उस पे थोड़ा सा चर्चा किया, अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक, क्या प्रश्न निकलते हैं इस पे चर्चा किया। अच्छा, तो इसमें यही एक जिज्ञासा थी। जी ठीक, बढ़िया। तो इसमें और भी कुछ आज आज अगर आप चर्चा करते हैं और इसमें और भी कुछ स्पष्टता चाहिए, तो हम इसको और कल कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। क्या हो रहा बिल्कुल है कि इसमें ज्यादा लोग है नहीं ना, तो मेरे लिए भी मुझे भी अनुमान करना मुश्किल हो रहा है कि अ, आपको मेरी बात पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, तो, जी। है ना। इस पे और और कल और कर लेंगे इसको। हाँ, आज जो आप चैप्टर शुरू करने वाले हैं ना, सामाजिकता की अनिवार्यता, तो नहीं, पहले इसको कंप्लीट करेंगे। मैं जो एक जी बात रखना चाह रही थी, हाँ, आप कुछ कहिए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, तो सामाजिकता की अनिवार्य में सामाजिकता पे हमें प्रश्न था, वो उसका आंसर हो जी जाएगा। जी जी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जी इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं। वो अच्छा, इसको जो है ना, वो पेज टू करता हूँ, हाँ? फिर ये यहाँ से जाके पेज टू और जो है कर, ना, पेज टू कर, यहाँ से जाके वो लोग क्लिक करेंगे ना, तब फिर वो, नहीं लो क्लिक करना पड़ेगा। हाँ, वो आ जाएगा, तब वो दिखाई देगा।
वो बोलते ना ऊपर से लोगों को बोलो यहाँ ऊपर जाके ये है ना ऊपर कुछ एक पेज 2 क्लिक कर सकते हैं आप सब लोग? मोबाइल में स्क्रीन में दिखाई देगा। स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा पेज 2। वहाँ ऊपर वो मूल्यों पर प्रस्तुति के राइट में देखिए, वहां पर वो है जहाँ लिखा है ना मूल्यों पर प्रस्तुति, ये इसके इसके राइट में देखिए, यहाँ पे फिर उसी को मिटा देती हूँ। उसको दिख रहा है सबको? आप सबको ये दिख रहा है दूसरा पेज? नहीं, ये नहीं दिख रहा, उनको स्विच करना क्लिक है। क्लिक ऊपर प्लेन पेज दिख रहा है दीदी अभी। क्लीन पेज दिख रहा है? हाँ 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 ठीक है, बहुत अभी बढ़िया क्लीन पेज दिख रहा है सबको? बढ़िया दिख रहा है, दिख किसी रहा को है। नहीं दिख रहा हो तो बताइए। हाँ ठीक है ना? तो हमने जो कल अपने ये जो तीसरा चैप्टर था, इसको मैंने रखा था कि इसको अपन क्लोज करेंगे। इसको क्लोज करने का आशय ये था कि वो आधार है आगे के लिए। तो अभी हमने जो कल बात करी, ये 1 कैसे आ गया? हाँ ये क्लीन पेज दिख रहा है सबको? जी जी। बढ़िया। तो हम कल जो बात कर रहे थे अभ्युदय की, ये हमने अभ्युदय की कल बात करी है ना? तो इस पर हमने कल ये बात करी थी कि कार्य व्यवहार, मानव को देखेंगे तो कार्य व्यवहार विचार अनुभव, तो हमारे ऊपर परिवार में कार्य व्यवहार विचार अनुभव, समाज में कार्य व्यवहार विचार अनुभव, है ना? कल हमने राज्य राष्ट्र उस पे बात करी है ना? तो ये हमको बताता है कि ये पूरा मानव जो है एक गठन है ना? शरीर और जीवन का, परिवार मानवों का एक गठन है, ठीक है? मानव मिलकर गठन है। समाज जो है परिवार मिलकर, परिवार मिल जाते हैं उनका गठन है, ठीक है? राज्य जी। जो है और राष्ट्र, तो इसको अगर हम बेसिकली गठन को हम स्टडी करेंगे, कोई भी गठन है ना, जैसे मान लीजिए हम परिवार की बात करते हैं, तो परिवार एक गठन है, इसका क्या मतलब है? मतलब इसमें मानव रहते हैं साथ में, एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसका क्या अर्थ है? आप कुछ रख सकते हैं? मतलब वे व्यवस्था है। वो व्यवस्था है, तो व्यवस्था का क्या मतलब होता है? दीदी नमस्ते सर, सभी को नमस्ते। व्यवस्था का मतलब जी होता है कि एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें एक रूल्स रेगुलेशंस हैं। जी जी। हाँ, बढ़िया। तो रूल्स रेगुलेशंस हैं, चलिए मैं लिख देती हूँ, है ना? परिवार में एक एस्पेक्ट हो गया जिसको आपने बोला व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बहुत बढ़िया। और कुछ और कुछ कहेंगे? एक दूसरे के सहयोग के लिए और हाँ। उनकी उन्नति के लिए कार्य करते हैं। सुमन जी बहुत बढ़िया। सहयोग के लिए और उनकी उन्नति के लिए कार्य करते हैं। और बहुत दीदी सुंदर। परिवार में लक्ष्य भी होगा ना, कोई लक्ष्य होगा परिवार में जो सब बहुत एक बढ़िया। लक्ष्य को परिवार लेकर में एक चलेंगे। लक्ष्य भी होगा, सही बात है। परिवार में संबंध होंगे। संबंध होंगे, देखिए कितना बढ़िया। सबका अध्ययन है परिवार पे, अच्छा वाला। सिर्फ मूल्यांकन करना है। परिवार पर ही अध्ययन है दीदी। फोकस वही है। सही बात है। सेल्फ और बताइए, एम्पावरमेंट। और बताइए, अभी उसी परिवार पे में बात कर कार्यक्रम रहे होंगे। हैं। परिवार और क्या में कार्यक्रम कार्यक्रम होंगे होंगे। परिवार में? हाँ बहुत बढ़िया।
परिवार में कार्यक्रम होंगे। और बताइए, कार्यक्रम होंगे, सॉरी, परिवार में कार्यक्रम होंगे। और बताइए, और कुछ ध्यान आ रहा है? ये परिवार ही रिप्रेजेंटेटिव है समाज का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। पेंसिल और पेंसिल हम्म हाथ से पेंसिल उसे क्लिक करो, तीर करने से मिल जाता है। ठीक है। और दीदी जब परिवार की मतलब सब आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो फिर परिवार समृद्ध होकर फिर आगे समाज की ओर बढ़ेगा, तो समृद्धि भी बहुत समाज की ओर बढ़ेगा। बहुत बहुत समृद्धि भी बढ़िया, बस। बढ़िया। तो देखिए, आपने जो बात रखी मैंने तो नहीं रखी, आप ही ने रखी है ना? तो हमने इसको देखा है, दो एस्पेक्ट हो गए। तो परिवार जो है, मानव के साथ मिलकर जो परिवार है, इसमें दो हमें एंगल दिख रहे हैं, है ना? एक एंगल दिख रहा है जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नियम। तो परिवार में एक नियम का एक एंगल है, और इधर हम देखेंगे तो संबंध को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे न्याय एक एस्पेक्ट है। तो वो परिवार सफल है जहां पर न्याय और नियम का संतुलन है। ठीक है? तो जो भी चीजें परिवार में नियम प्रधान जो भी चीजें हैं, उसको हम यहाँ पर दर्शन, अभी ये जो 3rd चैप्टर में उसको प्लेस कर रहे हैं, ये सुरक्षा की ओर जाता है, और न्याय जो है सदुपयोग की तरफ जाता है, सुख की तरफ जाता है ना? सुख, शांति, संतोष, आनंद की तरफ जाता है। तो जब भी हम परिवार को देख रहे हैं तो परिवार में हमको फिर से ऐसे दो बताओ एक, दिखेंगे। एक, हाँ जी, फिर से बताओ एक बार ये लाइन। हाँ देखिए, जब हम परिवार की बात कर रहे हैं, जैसे हम एक परिवार में रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए हम केवल नियम का बात करें, ये रूल्स रेगुलेशंस ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, तो क्या होता है, बच्चे कभी कभी मानते हैं जब छोटे होते हैं, बड़े होते तो मानते हैं क्या? नहीं मानते, है ना? तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ रूल्स रेगुलेशन से परिवार नहीं चलता है, उसके साथ साथ उसकी उन्नति के लिए हमारा जो एफर्ट है, संबंध है, भाव है, समझना है, ये दो एंगल रहते हैं। तो परिवार मतलब एक जिसको हम बोल रहे हैं धर्म नीति, और एक बोल रहे हैं राज्य नीति। इन दोनों के साथ मिलकर परिवार है, इनका जो साथ में ये दो एस्पेक्ट हैं, न्याय और नियम। तो एक न्याय वाला एस्पेक्ट है, एक नियम वाला एस्पेक्ट है। जैसे घर में सब समय पे खाना खा लें, समय पे खाना बन जाए, समय पे सारी चीजें हो जाए, समय पे सो जाए, स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्कूल टाइम पे जाना है ना, ऑफिस टाइम पे जाना है ना, ये सब क्या हो गया, नियम है ना? इसमें ये व्यक्ति का ये दायित्व है। तो नियम वाले एस्पेक्ट में क्या होगा, दायित्व कर्तव्य का एंगल रहेगा कि इसका दायित्व है, ये कर्तव्य अपना ठीक से निभाए, तो निष्ठा से ये अपना कर्तव्य निभाए, दायित्व को ही ले। धर्म नीति जो है, दूसरा जो एस्पेक्ट है, वो मुख्यतः इसकी बात है कि हमारे आपस में निश्चित भाव है कि नहीं, जैसे माता पिता पुत्र पुत्री में भाव, भाई बहन में भाव, है ना, ये सारे भाव हमारे में है कि नहीं, और ये भाव उन्नति की ओर लेकर जाते हैं कि नहीं। ये भाव संवेदनशीलता, भोग की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन ये भाव उन्नति की ओर लेकर जाए। तो इस तरह के दो एंगल होते हैं। क्या मतलब है, एक जो है धर्म नीति एक तरह से मन स्वस्थता को ज्यादा इंगित करती है कि परिवार में ना सब खुश रहे, सबका व्यवहार अच्छा रहे, एक दूसरे से सब अच्छे से बातचीत करें, है ना? ये आप नियम से नहीं ला सकते हैं। हमने कोई नियम बना दिया, अच्छे से बात करना है, खुश रहना है, खुश रहना कोई नियम नहीं होता, है ना? खुश रहना जो है वो धर्म नीति वाला एस्पेक्ट है, न्याय है, उभय तृप्ति है,
तो खुशी है ना। और नियम है, नियम हमने तोड़ा तो फिर अव्यवस्था हो जाएगी। तो इसीलिए एक चीज को हम, जिसको हम बोलते हैं ना व्यवस्था है, रूल्स है, रेगुलेशन है, वो है। और उसके साथ साथ पूरे परिवार में समझ विकसित हो, मन स्वस्थ हो, भाव एक दूसरे के लिए बने, निश्चित भाव बने, है ना, उस ओर जो एक काम हो रहा है। तो इन दोनों का हम रोल और क्लियरली देखने जाएंगे तो हमको दिखता है कि राजनीति जो है, या एक एस्पेक्ट जिसको हम बोल रहे हैं सुरक्षा वाला, ये जाता है निर्णय की तरफ। जब भी हमको निर्णय लेना होता है परिवार में, तो उसके लिए हमको रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है। जब भी हमको क्रियान्वयन करना होगा, है ना, जैसे मान लीजिए खाना क्या पकेगा, हाँ, जैसे मान लीजिए हमको खाना क्या पकाना है, तब निर्णय होगा। तो कैसे निर्णय होगा कि हमारा जो पोषण के अर्थ में पूरे परिवार में, उसमें कैसे सेट होगा, यहाँ निर्णय हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या नियम फिक्स कर रहे हैं कि पोषण होना चाहिए। लेकिन जब हम उस काम को करने जाते हैं, अब खाना पकाना भी है, दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग। हाँ, तो जब हम खाना पकाने जाते हैं तब क्या होता है, इसको देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे ना थ्योरेटिकल थोड़ा वो हो रहा है। जैसे परिवार में हम खाना बनाने गए, हमको क्या बनाना है ना, नाश्ते में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर क्या बनाना है ना, परिवार को पोषण में देखते हुए हमने निर्णय लिया। किसने निर्णय लिया? जिसका दायित्व है, उसने चर्चा करी परिवार में, या नहीं भी करी, खुद ही डिसीजन ले लिया। पर जब हम बनाने जाते हैं तो क्या हम अकेले बनाएंगे क्या? मान लीजिए परिवार के लोग, आप खुशी नहीं है परिवार में, है ना, आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्या हम उसको कर पाएंगे? दुखी दुखी लोगों के साथ मिलकर काम हो पाएगा, है ना। तो खाना बनाने में निर्णय लेना एक भाग है, वो नियम के तहत ही होता है। लेकिन जब हम क्रियान्वयन करने जाते हैं तो भाव चाहिए, आपस में भाव चाहिए, विश्वास चाहिए, है ना, इस ये मूल्य चाहिए, तभी हम मिलकर साथ में काम कर पाएंगे। अभी हम जब भी किचन में काम कर रहे हैं तो हम नियम प्रधान काम कर रहे हैं, हम न्याय प्रधानता में नहीं जाते, है ना। तो खाना तो बन रहा है ना, लेकिन नियम विधि से बन रहा है। भाव भाव साथ में जुड़ेगा तो खाना बनाना, खाना उत्सव है। और भोजन करते समय उस पे मूल्यांकन होगा कि भाई हम पोषण क्यों कर रहे हैं, शरीर को हम चला रहे हैं तो शरीर क्यों चला रहे हैं, है ना, उन्नति की ओर जाने के लिए, अपने अंदर विकास करने के लिए। तो जब तक कि ये दो एस्पेक्ट नहीं होंगे, भाव और निर्णय, दो दो एस्पेक्ट नहीं रहेंगे, तो कभी भी खुशी से वो काम नहीं हो रहा हो। इसीलिए आज आप देखेंगे परिवार ज्यादातर नियम विधि से चलता है ना। और नियम में हमेशा ही एक व्यक्ति का दायित्व होगा, दायित्व होगा तो बोलते हैं ना उसकी चलेगी, ऐसा बोलते हैं ना, एक व्यक्ति की चलती है घर में। तो ये जो चलती है वो ये दायित्व है। लेकिन जिसकी चलती है उसको अकेले तो चलना नहीं है, उसको साथ में मिलकर चलना है, बाकी लोगों के साथ चलना है। तो इसीलिए ये जो धर्म नीति है, ये जो क्रियान्वयन हो रहा है, ये समानता के भाव से होता है। तो यहाँ समानता का भाव है, उभय तृप्ति की बात हो रही है, निश्चित भाव की बात हो रही है ना। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ दायित्व की बात हो रही है। निर्णय कौन लेगा? जो एंड में इसका मूल्यांकन करेगा, जिसके ऊपर दायित्व है। तो नियम जो है वो, जो सभा हमारे घर में निर्णय लेने वाली है, जो उसमें, उसके लिए नियम की जरूरत है। हम जब परिवार के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो उसमें समानता का भाव होता है ना। तो समानता का भाव, उसका जो रिजल्ट है ना, वो निर्णय हम लिए और उसके साथ हमने क्रियान्वयन किया। तो ये दो भाग बनते हैं। तो इसीलिए गठन मतलब दो एंगल बने,
निर्णय लेना, क्रियान्वयन करना। क्रियान्वयन बिना भाव के, बिना समानता के भाव के ये पॉसिबल नहीं है ना। और निर्णय लेने में हमेशा ही हायरार्की रहेगी, हमेशा ही एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या 5 व्यक्ति जो भी जिम्मेदार हैं वो हमेशा ही एक जो दायित्व लेने की जगह पे रहेंगे और बाकी लोग कर्तव्य की जगह पे रहेंगे, उसको स्वीकारेंगे जो इन्होंने निर्णय लिया है ना। ठीक हो गया। तो ये है बढ़िया गठन, बढ़िया है ना। तो बढ़िया ये जी। है परिवार। जी ठीक है। तो अपन जब इसकी बात कर रहे हैं तो परिवार ये है। अब ऐसे ही जब हम 10 सोपानी व्यवस्था में देखेंगे तो परिवार समूह आता है। तो परिवार समूह कैसे ही है, ये नहीं दिखा। अच्छा, तो जैसे हम इधर लिखते हैं, जैसे ये परिवार समूह है। अब परिवार समूह को बताइए, परिवार समूह में मिलकर जब रहते हैं तो उसमें फिर ये 2 एस्पेक्ट बनेंगे, है ना। एक एंगल रहेगा जी। कि परिवार समूह मिलकर कोई नियम होगा, है ना, उसके तहत सुरक्षा प्रधान है वो, है ना, अर्थ की सुरक्षा। और जब हम परिवार समूह में देखेंगे तो इसका जो एंगल है वो आपस में न्याय है कि नहीं, है ना, निश्चित मूल्य है कि नहीं। ठीक है। ऐसे ही ग्राम। तो ये जो बात है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमको लगता है कि 10 सोपानी व्यवस्था तो बहुत दूर की चीज है। असल में 10 सोपानी व्यवस्था बहुत दूर की चीज नहीं है। हमारा परिवार 10 सोपानी व्यवस्था के फ्रेम में सजा है, तो हम 10 सोपानी व्यवस्था में हैं। अगर हम इन दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं तो 10 सोपानी व्यवस्था की जो सीढ़ियां हैं उसमें हम बने हुए हैं। तो इसीलिए 10 सोपानी व्यवस्था इन दोनों एस्पेक्ट को लेकर। तो ये ठीक हो गया। ये बहुत जरूरी है इसीलिए समझना, क्योंकि ये नींव है आगे के चैप्टर्स के लिए, है ना। तो जी अपन जी जब ये जी। 3rd चैप्टर से आगे जब हम 4th चैप्टर पे जाते हैं और इसको अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पर ये जो क्रम लिखा है, अखंड समाज गति सहज सामाजिकता की अनिवार्यता, सामाजिकता का अध्ययन, है ना, सामाजिकता का आचरण, 6th चैप्टर। 7वां चैप्टर स्थापित मूल्यों की अनिवार्यता सर्वदा सबके लिए समान है। तो ये किस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं? जितने भी चैप्टर हैं, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, ये 4 चैप्टर्स मुख्यतः इसकी बात कर रहे हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था सामाजिकता, वो किधर आएगा? तो सामाजिकता इसकी बात कर रहे हैं, ये सामाजिकता है। क्लियर हुआ ये, है ना। ये सामाजिकता है, यहाँ पर व्यवस्था है, सिस्टम है जी है ना। तो ये जी सिस्टम है, ये सामाजिकता है। तो अब जितने भी 4 चैप्टर हैं वो ज्यादा पूरा मतलब प्रधानतः फोकस इस पे कर रहे हैं, सामाजिकता पे। तो ये जो धर्म नीति जो हमने लिखी है, सामाजिकता लिखी है, ये इसका जो एस्पेक्ट है ये जाता है संस्कृति सभ्यता। इसको हम बोल रहे हैं संस्कृति सभ्यता। इसीलिए ये आने वाले 4 चैप्टर्स में संस्कृति सभ्यता की बात है। जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो इसका हम बोल रहे हैं विधि व्यवस्था, इसीलिए इसको सुरक्षा बोल रहे हैं, इसको सदुपयोग बोल रहे हैं। तो न्याय नियम विधि से चलते हैं तो परिवार जो है वो विधि व्यवस्था प्रधान चलता है। जब हम सामाजिकता की बात करते हैं तो हम संस्कृति सभ्यता की बात करते हैं। ठीक है, ठीक हुआ। जी जी बहुत बढ़िया। ठीक, बताइए। तो इसमें क्या समझ आया? कोई डाउट्स है तो उसको रख सकते हैं, कुछ समझ आया उसको रख सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। जी सभी रख सकते हैं। 26 पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं। नहीं, सभी बहुत बढ़िया हुआ दीदी, ये समझ में आया कि परिवार
10 परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य योजना की जो बेसिक यूनिट है हम्म उसमें कैसे चलेगा परिवार। तो ये बहुत ही यहाँ समझ में आया कि जैसे हम परिवार में सारे लोग जीते ही है, लेकिन ये अभी समझ में आया कि उसमें 2 पार्ट है, एक न्याय का है और एक नियम का है। तो हम ज्यादा तो नियम को लेके जीते हैं, चलते नाम हैं, बोले। तो न्याय का भी ध्यान रखना है, तभी परिवार एक सही गठन के रूप में 10 परिवार मूलक स्वराज्य योजना में भागीदारी करेगा। जी जी, दीदी, आपका नाम भी रख दीजिए, वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। वैसे दिखाई मैं नहीं दे जयश्री रहा। गजानन, ग्राम परडा से। जय जी जी जी, जयश्री। हाँ। इसमें एक और चीज, जैसे कि अभी जयश्री दीदी ने नाम नाम रख दीजिए साथ में, है ना। मेरा नाम सुमन है, दिल्ली से। कि जब तक समानता का भाव नहीं होगा, अगर परिवार में न्याय और नियम बनते ही क्या क्या हो जाएगा, समानता का भाव हो जाएगा। और समानता का भाव होते ही अंदर सबका अपना जो एक स्व विश्लेषण होता है वो तृप्ति की ओर जाने लगेगा। तो अपने आप ही जो बाबा जी ने 10 वर्षीय सोपानी व्यवस्था कही है, तो हर व्यक्ति में स्वयं में पहले वह समाधानित हो जाएगा। और उसके होने के कारण क्या होगा कि एक अगर समाधानित परिवार में हो रहा है, उससे दूसरा प्रभावित हो रहा है, तीसरा हो रहा है, तो परिवार का हर सदस्य हो जाएगा। और फिर उसी का जो प्रकाश है समाज में जाएगा, राष्ट्र में जाएगा और राज्य में जाएगा। इस तरह का फ्लो दिखाया आपने, बहुत बढ़िया दीदी, शुक्रिया जी। और कोई रखेंगे? 26 लोग हैं। हाँ जी दीदी, बहुत अच्छा आपने बताया परिवार यूनिट के बारे में, कि जो हम सोचते थे कि 10 सोपानी व्यवस्था थोड़ा मुश्किल है, कैसे होगा, अभी तो एक परिवार ही नहीं संभल पा रहा। तो ये जो आपने बताया कि न्याय और नियम, इसमें संतुलन चाहिए। नियम तो है, हर परिवार में नियम है, पर जो भाव का अभाव है उसमें जो न्याय और नियम में संतुलन आपने बताया, फिर संतुलन क्या होगा कि उन्नति के लिए एफर्ट्स होंगे, फिर धर्म नीति और राज्य नीति ये परिवार में होगी। फिर कर्तव्य दायित्व का आपने बहुत सुंदर बताया कि कर्तव्य दायित्व जो लेता है, जिम्मेवारी लेता है, तो उसमें थोड़ा ज्यादातर देखा गया कि भाव का अभाव हो जाता है। दायित्व तो अच्छी तरह निभा लेते हैं वो, पर भाव का अभाव हो जाता है, और भाव का अभाव हो जाता है तो फिर न्याय में मतलब संबंधों में न्याय नहीं हो पाता। काम तो खूब करते हैं वो, अच्छे से करते हैं। बिल्कुल। तो मैं अपने परिवार में ही देखती हूँ, कई लोग बहुत अच्छा करते हैं, सब कुछ परफेक्ट है, पर भाव का इतना अभाव है कि वो जो भी करते हैं कि वो फिर मतलब उसकी इतनी वैल्यू नहीं हो, उभय तृप्ति नहीं हो पाती। तो मानव मतलब परिवार में संबंध के लिए फिर मन स्वस्थ होना जो है ना वो, और निश्चित भाव जो आपने बताया कि फिर दुखी लोगों के साथ कैसे काम हो पाएगा। तो सबसे पहले तो सुखी होना, और जो धुरी है परिवार के जो दायित्व लेते हैं उनका, मुझे लगता है खुश होना, सुखी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी वो विश्वास भाव जाएगा और नियम प्रधान होगा। फिर न्याय प्रधानता में नहीं जाते। फिर आपने जो विधि, ये संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, तो ये बताया, तो 10 सोपानी व्यवस्था मतलब मुझे लगता था कि ये तो बहुत दूर की बात है, पर अभी आपने बेसिक बताया कि परिवार में होगा तो फिर जो नियम परिवार में है फिर वो 10 परिवारों में वो नियम बन जाएंगे। और जो दायित्व लेगा तो बस भाव, मुझे जो समझ आया कि भाव प्रधानता जो है वो, और नियम और मतलब न्याय और नियम में संतुलन होना बहुत आवश्यक है। तो बहुत सुंदर दीदी, समझ तो बहुत आ रहा है दीदी, पर वही है कि थोड़ा समय का वो होता है, सभी साथ चलते सही बात। नहीं, पर आप सब इतना समय दे रहे हैं, भी बड़ी बात है ना। थैंक 10 साल संकल्प। यू। बढ़िया बढ़िया। दीदी मुझे ऐसे लगता है कि ये सारा तो सही है, लेकिन इसके जो बैकग्राउंड में है, परिवार में के हर एक सदस्य को जीवन ज्ञान होना आवश्यक है, तभी ये सारा पॉसिबल है।
तो अभी हाँ की स्थिति में हम शरीर मूलक जीते हैं तो पोषण शरीर हाँ का ही करते हैं, तो सारा हाँ नियम से ही चलता है। जब हाँ जीवन ज्ञान होगा तो न्याय का ही समझ आएगा, और न्याय और नियम का संतुलन होगा, तभी ये हाँ। सही परिवार का गठन होगा। नहीं, इसमें मेरे को ऐसा लगता है, बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है, पर जब हम ये बोलते हैं ना कि मतलब ये जीवन ज्ञान होगा, मतलब जब हमको अनुभव होगा तब ऐसा होगा, है ना? तो हम्म ऐसा बोलने हम्म से क्या होता है कि अपने अंदर एक निराशा सी भी आ जाती है कि जब तक हम्म अनुभव नहीं हो रहा है तब तक क्या करें, है जी ना? तो इसीलिए ये जो हमने बात अभी करी गठन की, अभी हमारी ओर से हमें जितना जितना जीवन का भास हो रहा है ना, हम उसमें हम्म अच्छी बातों को देख पाएंगे, है ना? देखिए, फाइनली जो अध्ययन कर रहा है वो ज्यादा खुश है ना? अभी क्या होता है, जो अध्ययन कर रहा है वो ज्यादा दुखी है। ठीक है, जबकि होना जी क्या चाहिए कि हम तो खुश होने चाहिए कि हमको समझ आ रहा है कि भाई परिवार में एक नियम वाला एंगल है, तो हमें जब भी कोई नियम पालन करता हुआ दिखता है, नियम बनाते हुए दिखता है, हमें खुशी होती है। हमें हमें मूल्यांकन होता है कि अरे ये तो इस संबंध से ये रख रहा है बात, ये संबंध से रख रहा है, इस मूल्य से रख रहा है, क्योंकि हमने मूल्य को पढ़ा है तो हम उसको अप्रिशिएट भी कर पाते हैं। तो जो अध्ययन कर रहा है, जिसको भास आभास हो रहा है, वो तो इस अपने परिवार को देख के खुशी होगा, क्योंकि उसे परिवार हम्म की अच्छी बातें दिखाई देंगी, है ना? जो जो हम्म अध्ययन नहीं कर रहा है उसको परिवार की अच्छी बातें नहीं दिख रही हैं, नहीं है ना? तो देखिए, एंड में जी सब लोग अध्ययन करने इसीलिए आएंगे कि आपसे खुश रहेंगे, तो लोग अध्ययन करेंगे कि भाई खुश क्यों हो तुम लोग। जी ठीक है कि नहीं? मतलब हम खुश हैं, हम हमें अच्छी चीजें दिख रही हैं परिवार में, हम उसको जीने में लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और हम जितना लाए नहीं लाए अलग बात है, हमारी योग्यता, लेकिन कम से कम हम देख तो पा रहे हैं कि परिवार में सब लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। तो हम खुश हैं, तो लोगों को लगेगा भाई ये खुश क्यों है, तो भाई खुश क्यों है, क्योंकि अध्ययन करते हैं, अध्ययनार्थी खुशी होता है। हम्म अध्ययनार्थी दुखी है तो फिर आदमी अध्ययन करने की प्रेरणा ही नहीं होगी ना परिवार को। देखिए, सब लोग ना बिल्कुल खुशी के पीछे भागते हैं, कोई भी व्यक्ति, बच्चा हो बुजुर्ग हो, सबको जहां भी खुशी दिखती है वहां उसके पीछे पीछे जाते हैं, है ना? तो हम सबको जी पहली चीजें ध्यान रखनी है कि हम परिवार चला रहे हैं, तो उसमें जो न्याय वाला भाग है उसमें सबसे पहली चीज है कि हमारे अंदर खुद में खुशी, अच्छाई देखने वाला भाग, ये संस्कृति में आए, ये हमारी संस्कृति सभ्यता में आए कि हम अच्छी चीजों को देख रहे हैं। और नियम वाला भाग तो है ही, वो तो जरूरी है, तो नियम को कोई नकार नहीं रहे, नियम जरूरी है, लेकिन साथ साथ अच्छी चीजों को देखने का एक अभ्यास होना, उसकी शुरुआत हमको करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जीवन ज्ञान तक वेट करने की बात नहीं है, हम अभी से उत्सवित हो सकते हैं, जी है ना? नहीं, वैसे भास आभास तो होता ही है दीदी। हाँ, जी नहीं, भास जी आभास तो हो ही रहा है, आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, मैं जी बस इसको थोड़ा ध्यान दिला रही थी कि जब हम इस एस्पेक्ट को बोल रहे हैं ना, जीवन वाला साइड, तो हम्म मतलब हम मतलब जीवन, मतलब हम हमारे में जितनी खुशी दिखेगी, ये मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मतलब क्योंकि 26 लोग बैठे हैं तो एक बात कहना चाह रही हूँ, हम्म आपके हम्म आपके बात से एक बात निकाल रही हूँ कि हम्म मतलब वो एंगल हमारे लिए जरूरी है, ध्यान रखना कि हमारे में खुशी भी रहे, है ना, अच्छाई हम देख पाए, तो उससे हमें जीवन जीवन ज्ञान के लिए हेल्प मिलेगी। जी बढ़िया ठीक है ना? 6:10 हो गया, ठीक तो ठीक है। आप है ना, हेलो इसको क्लोज हेलो करें दीदी। फिर? हाँ जी, कोई रख ले। हाँ, मैं विद्या विद्या बोल जी, रही हूँ। हाँ, विद्या जी, हाँ, हाँ। मैं बताना चाहती हूँ, आपने जो आज बताया वो व्यंजनीयता ही बहुत अच्छे से समझ में आई। और जो परिवार बताया आपने, तो परिवार में न्याय और नियम का संतुलन दिखेगा, वही परिवार में झलकेगा। मतलब एक तो मैं न्याय देखती हूँ, नहीं तो नियम देखती हूँ, अलग अलग तरीके से देखती हूँ ना। तो जब हम्म दोनों साथ दिखेगा तभी संतुलन दिखेगा, ये बहुत अच्छे से पकड़ में आया। और जो न्याय बताया आपने कि भाव है या नहीं, और ये हम्म भाव उन्नति की ओर जाते हैं या नहीं, हम्म ये ये मुख्य देखना बात बहुत जरूरी है। हाँ, है। ये पकड़ में आया। नहीं तो मैं तो परिवार में जी ही रही हूँ, पोषण भी कर रही हूँ, सही लेकिन बात है।
जो भाव दिख रहा है तो सिर्फ मतलब ऐसे झूठी ममता बोलो या कुछ भी बोलो, हाँ, लेकिन वो नहीं, उन्नति की ओर जा रहा है कि नहीं, है इस पे ध्यान नहीं जाता ज्यादा। हाँ, तो अभी समझ में आया कि कैसे जाना चाहिए, ये भी पकड़ में आया। और जी, उभय तृप्ति दिखती है या नहीं, ये भी समझ में आया कि हम ये धर्म नीति में जो बताया आपने, और राजनीति में भी जब हम निर्णय लेते हैं, कोई निर्णय होता है तो परिवार तब जो परिवार में जो रूल नियम की जरूरत होती है वो भी आवश्यक है। ऐसा ही नहीं कि नियम भी नहीं चाहिए हमें, वो भी हाँ, आवश्यक है। तो वो नियम आवश्यक है, इसलिए हम वो जो खाना परोसा हमने वो नियम पूर्वक कैसे बनता है, उसमें पोषण है या नहीं, ये निर्णय ले पाते हैं। बिल्कुल, दायित्व बिल्कुल, कर्तव्य करते हैं उसमें। और आपस में भाव चाहिए, तो भाव चाहिए है तो इसलिए विश्वास का बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, अब हम तभी हम निर्णय पूर्वक काम करते हैं। जी, भाव साथ में जुड़ता है तभी उत्सव दिखता है। और हम पोषण कर रहे हैं तो हम उन्नति को और बढ़ना है हमें, ये बहुत जरूरी। और सही नियम बात, पूर्वक भी चलता है परिवार और न्याय पूर्वक भी चल रहा है अभी। हम्म, जब हमें समानता का भाव दिखेगा तभी उभय तृप्ति दिखती है। और यहाँ पे कर्तव्य दायित्व बताया आपने, और आखिरी में मूल्यांकन भी बहुत जरूरी बताया है। तभी बहुत जरूरी, मूल्यांकन होगा, तभी मूल्यांकन होगा, नहीं तो मूल्यांकन नहीं होगा। और परिवार मिलकर हम काम करते हैं तो समानता वाला भाव रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। हम्म, समानता भाव वाला रहता है तो निर्णय भी लेते हैं, जिम्मेदारी से दायित्व करते हुए से करते हैं हम। ये भी बहुत अच्छा है। और 10 सोपानीय व्यवस्था में भी जो बताया, तो जो 2 बताए आपने कि मिलकर कोई नियम रहेगा, और मिलकर नियम रहेगा तो उसमें सुरक्षा प्रदान रहेगी। और दूसरा कि जो आपस में जो न्याय है तो वो कैसे रहेगा, कैसे मूल्य और तृप्ति दिखेगी। बहुत अच्छे से समझ में आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी, विद्या दीदी आवाज नहीं आ रही। विद्या दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, कोई और शायद मेरा वहाँ नेट का प्रॉब्लम हाँ, होगा। जी अच्छा, हाँ जी, 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 बढ़िया धन्यवाद हुआ दीदी। दीदी। धन्यवाद, परिवार ठीक है। बहुत अच्छा आप लगा। लोग परिवार मानव का गठन है और परिवार में लक्ष्य होंगे, संबंध है, कार्यक्रम होंगे। परिवार में हाँ, नियम और परिवार में न्याय, जिस परिवार हाँ, में न्याय और नियम का संतुलन जरूरी है। धर्मनीति और राजनीति मिलके परिवार, मनस्वस्थता, धर्मनीति यानी मनस्वस्थता और राजनीति सुरक्षा। तो मनस्वस्थता, सामाजिकता, संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था दिखेगी। तो परिवार में भाव और निर्णय, 2 एस्पेक्ट बताया आपने, और कर्तव्य और दायित्व। बहुत अच्छी स्पष्टता मिली दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस रोशनी में आगे देखिएगा वो जो चैप्टर्स है ना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो वो है ना, उसको एंगल से देखिएगा, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत है ना। धन्यवाद। आज का दिन धन्यवाद, मंगल हो, इसी शुभकामना मंगल, को आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं और रुकते हैं। जी, जी, मिलते हैं, कल मिलते हैं सुबह। नमस्ते, धन्यवाद ओके, दीदी, सभी को सभी को नमस्ते। धन्यवाद, सभी को नमस्ते। बहुत सुंदर। धन्यवाद, नमस्ते, सभी को नमस्ते दीदी। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।